डरावनी कहानियों और रहस्यों से भरा हमारा हॉरर चैनल मिस न करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर रात नए डरावने अनुभव पाएं। क्या इसे और रोमांचक या सरल बनाना पसंद करेंगे? यक्षिणी की 3 शर्तें। जिसने नियम तोड़ा वो कभी वापस नहीं लौटा। रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा जंगल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। न पत्तों की सरसराहट, न झिंगुरों की आवाज, न हवा की सिसकारी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने भी सांस रोक ली हो। इसी जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क थी जिस पर अकेली एक मोटरसाइकिल धीमी रफ्तार से चल रही थी। मोटरसाइकिल पर बैठा युवक बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसका नाम था आरव। उम्र लगभग 27 साल। शहर में पला बढ़ा, लेकिन आज वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था। आरव को इस रास्ते के बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा था, बेटा, सूरज ढलने के बाद उस जंगल के रास्ते मत जाना, वहां यक्षिणी का वास है। आरव हंस पड़ा था। उसे भूत प्रेत, आत्मा, यक्षिणी जैसी बातों पर कभी भरोसा नहीं रहा। उसके लिए ये सब सिर्फ कहानियां थीं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हकीकत बनकर इंसान को निगल लेती हैं। आरव एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। वह उन जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था जिनके बारे में कहा जाता था कि वे भूतियां हैं। पिछले कुछ महीनों से उसे एक ही कहानी बार बार सुनने को मिल रही थी। देवपुर गांव और वहां रहने वाली यक्षिणी। कहा जाता था कि देवपुर गांव कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 सालों में एक एक करके सभी लोग वहां से भाग गए। जो नहीं भाग पाए वे लापता हो गए। कोई लाश नहीं, कोई सबूत नहीं, बस अचानक गायब। आरव के लिए यह कहानी सोने की खां थी। अगर वह इस पर वीडियो बना लेता तो उसका चैनल रातों रात वायरल हो सकता था। इसी लालच में वह आज आधी रात को उस जंगल के रास्ते देवपुर गांव की ओर जा रहा था। जैसे ही आरव ने जंगल की सीमा पार की, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। अरे यार, उसने 2-3 बार किक मारी। बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। आरव ने चारों तरफ देखा। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी छन छन छन, किसी के चलने की आवाज। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस वही आवाज, धीरे, बहुत धीरे। आरव ने टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही सामने पड़ी, उसकी सांस अटक गई। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी झाड़ू रखी हुई थी। पूरी सड़क खाली थी, लेकिन झाड़ू बिल्कुल बीच में। आरव को गांव के बुजुर्ग की बात याद आई। 3 चीजें कभी मत करना: झाड़ू मत छूना, लकड़ी मत काटना और सवाल मत पूछना। आरव ने झाड़ू को देखा और हल्की हंसी हंस दिया। इतनी सी बात, झाड़ू से कौन डरता है? वह आगे बढ़ा और बाइक खींचते हुए झाड़ू के पास पहुंचा। जैसे ही उसका पैर झाड़ू से टकराने ही वाला था, तेज ठंडी हवा का झोंका आया। झाड़ू अपने आप सड़क से हटकर किनारे चली गई। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे? उसने चारों तरफ देखा। अब जंगल में फिर वही खामोशी थी। काफी देर पैदल चलने के बाद आरव को दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुईं, दरवाजा आधा खुला और हवेली के ऊपर एक विशाल बरगद का पेड़। आरव के कदम अपने आप उस हवेली की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कानों में एक औरत की धीमी आवाज गूंजी, आ गए तुम। आरव ने झट से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, भ्रम है, सब भ्रम है। वह खुद को समझाने लगा और फिर उसने हवेली के अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर एक दिया जल रहा था और उस दिए के पास बैठी थी एक स्त्री। लंबे खुले बाल,
लाल साड़ी, चेहरा बेहद सुंदर, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली। आरव की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? उसके मुंह से सवाल निकल ही गया। स्त्री मुस्कुराई। वह मुस्कान सुंदर नहीं, खौफनाक थी। मैं यक्षिणी हूं। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा कमरा ठंडा हो गया। दिया बुझ गया और अंधेरे में सिर्फ उसकी काली आंखें चमक रही थीं। अचानक दिया फिर जल उठा। यक्षिणी खड़ी हो चुकी थी। उसकी आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। अगर यहां रहना है, अगर जिंदा लौटना है, तो मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। आरव का शरीर कांप रहा था। पहली शर्त, झाड़ू को कभी मत छूना। दूसरी शर्त, लकड़ी मत काटना, चाहे कितनी भी ठंड लगे। तीसरी शर्त, कोई सवाल मत पूछना, बिल्कुल भी नहीं। आरव ने डरते डरते सिर हिला दिया। अगर एक भी शर्त टूटी, यक्षिणी की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। इतना कहकर यक्षिणी अचानक गायब हो गई। आरव को एक कमरे में छोड़ दिया गया। कमरे में एक पुराना पलंग, एक खिड़की और कोने में पड़ी हुई वही झाड़ू। आरव ने तुरंत नजर फेर ली। बाहर से हवा की आवाज आ रही थी। उसे ठंड लगने लगी, बहुत ज्यादा ठंड। कमरे के बाहर लकड़ियां रखी थीं। आरव के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आग जला लूं तो। तभी यक्षिणी की आवाज गूंजी, सो जाओ। आरव डर के मारे पलंग पर लेट गया, लेकिन उसे नहीं पता था, असली डर तो अब शुरू होने वाला था। आरव की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। पलंग पर लेटे लेटे उसका पूरा शरीर ठंड से अकड़ चुका था। सांस लेते समय उसके मुंह से भाप निकल रही थी। यह सामान्य ठंड नहीं थी, ये ऐसी ठंड थी जो हड्डियों के भीतर उतरती चली जाती है। हवेली की दीवारों से जैसे बर्फ टपक रही हो। खिड़की से आती हवा सीटी बजाती हुई कमरे में घुस रही थी। बाहर पूरा जंगल कराह रहा था। आरव ने आंखें खोलीं। सामने अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी उसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। वह उठकर बैठ गया। उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन आवाज स्त्री की थी। वही भारी, ठंडी, दिल में सुई चुभाने वाली आवाज। नियम याद है ना? आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अगले ही पल वह आवाज गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन अब यह शांति पहले से ज्यादा डरावनी थी। आरव ने घड़ी देखी। रात के ठीक 1 बज रहे थे। उसे प्यास लगी थी, बहुत तेज। गला सूख रहा था, जैसे कई दिनों से पानी न मिला हो। कमरे से बाहर निकलने का विचार आते ही उसके दिमाग में यक्षिणी की आंखें चमक उठीं। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन शरीर मानने को तैयार नहीं था। वह धीरे धीरे पलंग से उतरा। उसके पैर जमीन को छूते ही जैसे बर्फ पर पड़ गए हों। ठंड ने उसे भीतर तक हिला दिया। दरवाजा अपने आप चरमराया। आरव ने दरवाजा नहीं छुआ था, फिर भी वह धीरे धीरे खुल गया। बाहर गलियारा था, लंबा, अंधेरा और अंतहीन। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। आरव ने टॉर्च जलाकर एक तस्वीर पर रोशनी डाली। उसकी सांस अटक गई। तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और 2 बच्चे, लेकिन सभी के चेहरे खरोंच कर मिटा दिए गए थे। सिर्फ आंखें बची थीं, काली, गहरी और डरावनी। आरव ने टॉर्च हटाई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे तस्वीरें उसे देख रही हों। वह आगे बढ़ा। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, जिससे हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। आरव ने दरवाजा खोला। यह रसोई थी। बीच में मिट्टी का घड़ा रखा था। पानी देखकर उसकी आंखों में राहत आ गई। वह घड़े की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। फर्श पर लकड़ियों का ढेर रखा था। सूखी लकड़ियां, जैसे किसी ने जानबूझकर वहीं रखी हों। आरव के दिमाग में एक पल को विचार आया, अगर थोड़ी आग जला ली जाए तो ठंड कम हो सकती है। लेकिन अगले ही पल यक्षिणी की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, लकड़ी मत काटना। आरव ने झट से हाथ पीछे खींच लिया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने घड़े से पानी पिया और वापस मुड़ गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा रसोई के कोने में कोई खड़ा था। एक परछाई, लंबी, टेढ़ी और असामान्य। आरव की चीख गले में ही अटक गई। उसने आंखें झपकाईं। परछाई गायब थीं। सिर्फ दीवार पर उसकी अपनी परछाई कांप रही थी। भ्रम है, बस भ्रम।
वह खुद से बोला और तेजी से कमरे की ओर लौट गया। दरवाजा बंद करते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन राहत कुछ सेकंड की ही थी। पलंग पर बैठते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे बैठा है। ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई। पहली रात सबसे मुश्किल होती है। ये आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी। आरव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन पलंग के पास फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। छोटे नहीं, बहुत बड़े, जैसे किसी स्त्री के, लेकिन असामान्य रूप से लंबे। वे निशान दरवाजे तक गए और वहीं खत्म हो गए। आरव पूरी रात जागता रहा। कभी दीवारों से खरोंचने की आवाज आती, कभी छत से किसी के चलने की, कभी लगता कोई उसका नाम ले रहा है। आरव। आवाजें धीमी थीं, लेकिन बहुत साफ। वह कान बंद कर लेता, आंखें बंद कर लेता, लेकिन आवाजें रुकती नहीं थीं। सुबह के करीब 4 बजे अचानक सब शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा कि दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। थकान के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर के लिए वह सो गया, लेकिन यह नींद नहीं थी, यह डरावना सपना था। उसने देखा वह उसी जंगल में खड़ा है जहां से यह सब शुरू हुआ था। सामने वही हवेली थी, लेकिन अब वह नई दिख रही थी, चमकती हुई। हवेली के दरवाजे से यक्षिणी बाहर आई। इस बार वह और भी सुंदर थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने मुस्कुराकर आरव की ओर हाथ बढ़ाया। आओ। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। यक्षिणी की हंसी गूंज उठी। अचानक सपना टूट गया। आरव हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था, लेकिन कमरा अब भी ठंडा था। खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। एक स्त्री, वही लाल साड़ी, वही खुले बाल। वह मुस्कुरा रही थी। दिन की रोशनी में भी उसकी आंखें काली थीं। आरव पीछे हट गया। यक्षिणी की आवाज आई, नाश्ता नीचे रखा है। इतना कहकर वह गायब हो गई। आरव का दिल फिर से बैठ गया। नीचे जाने का मतलब था फिर उन नियमों की परीक्षा, लेकिन भूख अब बर्दाश्त से बाहर थी। वह नीचे उतरा। खाने की मेज पर ताज़ा खाना रखा था। गरम रोटियां, सब्जी, दूध, सब कुछ सामान्य लगता अगर कमरे में दीवारों पर टंगे खोपड़ियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो। आरव ने कांपते हाथों से रोटी उठाई। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसे लगा स्वाद बदल गया है। खाना अचानक कड़वा हो गया। उसने थूक दिया। तभी पीछे से आवाज आई, स्वाद कैसा है? यह सवाल था, लेकिन नियम था, सवाल मत पूछना। आरव समझ गया कि यह एक जाल है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में ठंडी हंसी गूंज उठी। दीवारों पर टंगी खोपड़ियां हिलने लगीं। अच्छा, तुम समझदार हो, यक्षिणी बोली। दिन भर हवेली में अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी दरवाजे अपने आप खुलते, कभी बंद होते। कभी आरव को लगता कोई उसे देख रहा है, कभी लगता कोई उसके बाल खींच रहा है। शाम होते होते उसका दिमाग थक चुका था। सूर्य डूबते ही हवेली फिर से जीवित हो उठी। दीवार कराहने लगी। फर्श से अजीब सी बदबू आने लगी। आरव अपने कमरे में बंद हो गया। उसने तय कर लिया था कि किसी भी हालत में नियम नहीं तोड़ेगा, लेकिन यक्षिणी नियमों को सिर्फ टूटने के लिए नहीं बनाती, वह उन्हें टूटवाने के लिए हालात बनाती है। रात के करीब 11 बजे ठंड असहनीय हो गई। आरव के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उसकी नजर फिर से उन लकड़ियों पर पड़ी जो बाहर रखी थीं। उसका शरीर कांप रहा था। दिमाग कह रहा था, बस एक लकड़ी, सिर्फ एक। तभी उसे अपनी माँ की याद आई। माँ की आवाज उसके कानों में गूंजी, बेटा, डर के आगे मत झुकना। आरव ने दांत भींच लिए। उसने कंबल ओढ़ लिया और आंखें बंद कर लीं। तभी उसने सुना किसी के रोने की आवाज। यह किसी औरत का रोना था, दर्द से भरा हुआ। वह आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। बचाओ, वह आवाज पुकार रही थी। आरव का दिल टूटने लगा। उसे लगा कोई मदद मांग रहा है, लेकिन तीसरी शर्त, सवाल मत पूछना। वह दुविधा में फंस गया। बाहर रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ाम, धड़ाम। आरव के हाथ कांपने लगे। दरवाजा खोलो। आवाज अब बहुत पास थी। आरव उठ खड़ा हुआ। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंचा। तभी उसे जमीन पर पड़ी झाड़ू दिखाई दी। वही झाड़ू जो कोने में रखी थी। उसके रेशे अपने आप हिल रहे थे।
जैसे उसे बुला रहे हों। आरव की सांस तेज हो गई। बाहर रोने की आवाज अचानक हंसी में बदल गई, एक विकृत डरावनी हंसी। यक्षिणी की आवाज गूंजी, बस एक कदम, बस एक गलती। आरव ने हाथ पीछे खींच लिया। वह जमीन पर बैठ गया और कान बंद कर लिए। बाहर की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। कुछ देर बाद सब कुछ फिर से शांत था, लेकिन आरव जान चुका था यह सिर्फ शुरुआत है। यक्षिणी उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही है। रात के आखिरी पहर में जब वह लगभग बेहोशी की हालत में था, यक्षिणी फिर प्रकट हुई। इस बार बिल्कुल सामने। उसकी आंखें और भी काली थीं। तुम अब तक बचे हो, उसने कहा, लेकिन हर रात कोई न कोई शर्त टूटती है। देखना अगली रात कौन सी टूटेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। कमरे में सिर्फ उसकी हंसी गूंजती रही। आरव फर्श पर बैठा कांपता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि यह हवेली सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक जाल है, और वह जाल धीरे धीरे कस रहा है। बाहर कहीं दूर जंगल में कोई चीख गूंजी। शायद कोई और था, या शायद अगला शिकार बनने वाला वही था। रात फिर से उतर चुकी थी, लेकिन यह रात पिछली दोनों रातों से अलग थी। हवेली की दीवारें अब सिर्फ कराह नहीं रही थीं, वे सांस ले रही थीं। आरव को साफ महसूस हो रहा था कि जैसे पूरी हवेली एक जिंदा शरीर हो और वह उसके पेट के अंदर कैद हो चुका हो। कमरे की हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दिया अपने आप जल रहा था, लेकिन उसकी लौ सीधी नहीं थी। वह कांप रही थी, जैसे डर रही हो। आरव फर्श पर बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। नींद, डर और थकान तीनों मिलकर उसे तोड़ चुके थे, लेकिन दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे समझ आ चुका था कि यक्षिणी उसे मारने की जल्दी में नहीं है, वह उसे तोड़ना चाहती है, एक एक नियम के साथ, एक एक डर के साथ। घड़ी ने रात के 12 बजाए। ठीक उसी पल हवेली में कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम! आरव उछल पड़ा। आवाज नीचे से आई थी। फिर एक और आवाज, जैसे कोई चीज घसीटी जा रही हो। आरव का दिल कह रहा था मत जा, लेकिन दिमाग कह रहा था अगर नहीं गया तो ये आवाज कभी रुकेगी नहीं। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गलियारा पहले से ज्यादा अंधेरा था। तस्वीरें अब दीवारों से उतरकर जमीन पर पड़ी थीं। उन आंखों से अब काला तरल टपक रहा था। नीचे पहुंचते ही उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। हवेली के बीचों बीच फर्श पर झाड़ू बिखरी हुई थी, न पूरी न सही हालत में, टूटी हुई। आरव की सांस रुक गई। पहली शर्त, झाड़ू को मत छूना, लेकिन उसने तो झाड़ू को छुआ भी नहीं था। तो फिर यह यहां क्यों थी? तभी पीछे से तालियों की आवाज आई, धीमी, ठंडी, व्यंग्य से भरी हुई। यक्षिणी प्रकट हुई। इस बार वह सुंदर नहीं लग रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से काला धुआं निकल रहा था, लंबे नाखून जमीन को खरोंच रहे थे। बहुत अच्छा आरव, उसकी आवाज में मिठास नहीं, जहर था। तुमने खुद नहीं छुआ, लेकिन अब देखो। उसने झाड़ू की ओर इशारा किया। झाड़ू अपने आप हिलने लगी। उसके टूटे रेशे जिंदा सांपों की तरह फड़फड़ाने लगे। धीरे धीरे वे आरव के पैरों की ओर बढ़े। आरव पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और अगले ही पल उसका हाथ झाड़ू से टकरा गया। बस एक पल, सिर्फ एक स्पर्श। हवेली गूंज उठी। दीवारें फटने लगीं। छत से काली मिट्टी गिरने लगी। यक्षिणी की हंसी इतनी तेज थी कि कानों से खून निकलने लगा। पहली शर्त टूट गई। आरव चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवेली ने निगल ली। अचानक सब कुछ रुक गया। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि मौत भी शर्मिंदा हो जाए। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ सुन्न हो चुका था। जहां झाड़ू से छुआ था, वहां काले निशान उभर आए थे। वह निशान फैल रहे थे, धीरे धीरे नसों में घुसते हुए। यक्षिणी उसके सामने झुक गई। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे। मुंह असामान्य रूप से बड़ा। अब तुम मेरे हो, उसने फुसफुसाकर कहा। अचानक आरव को चीखें सुनाई देने लगीं। हजारों चीखें। वह चारों तरफ देखने लगा। दीवारें पारदर्शी हो गईं। उनके अंदर
लोग कैद थे, मर्द, औरतें, बच्चे, सब वही लोग जो कभी इस हवेली में आए थे। सबकी आंखों में वही काला डर, सबकी आत्माएं जंजीरों में जकड़ी हुई। ये सब, आरव बुदबुदाया। यक्षिणी हंसी। ये सब मेरी ताकत है। अचानक हवेली का फर्श खुल गया। नीचे अंधेरा गड्ढा, उसमें से सड़ी हुई हवा ऊपर आने लगी। आरव को नीचे खींचा जाने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, एक पुरानी कांपती हुई आवाज। अगर सवाल न पूछो तो जवाब अपने आप मिल जाते हैं। यह गांव के बुजुर्ग की आवाज थी। आरव ने आखिरी ताकत लगाई। उसने जोर से आंखें बंद की और पहली बार यक्षिणी को नहीं, अपने डर को देखा। गड्ढा बंद हो गया। हवेली फिर से स्थिर हो गई। यक्षिणी पीछे हट गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। अभी नहीं, उसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन दूसरी शर्त बहुत पास है। इतना कहकर वह धुएं में बदल गई। आरव फर्श पर पड़ा हाँफ रहा था। उसका हाथ अब भी काला था। निशान बढ़ रहा था। वह समझ चुका था, अब वापसी का रास्ता नहीं है। अब हर शर्त उसके शरीर से वसूली जाएगी। बाहर से लकड़ियों के टूटने की आवाज आई। कटक कटक, जैसे कोई कुल्हाड़ी चला रहा हो। आरव की आंखें फैल गईं। दूसरी शर्त, अब उसकी बारी थी। हवेली के बाहर लकड़ियों के टूटने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। कटक कटक, हर वार के साथ आरव का दिल कांप उठता। वह फर्श पर बैठा था। उसका हाथ अब पूरी तरह काला पड़ चुका था। काली नसें उसकी कलाई से ऊपर चढ़ती जा रही थीं, जैसे कोई जिंदा चीज उसके शरीर के अंदर रास्ता बना रही हो। ठंड अब पहले से भी ज्यादा थी, लेकिन यह ठंड मौसम की नहीं थी, यह मौत की ठंड थी। आरव ने किसी तरह खुद को उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर गलियारे में धुआं फैला हुआ था। दीवारों पर उभरे चेहरे अब साफ दिखने लगे थे। वे चेहरे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उसे पुकार रहे थे, भाग जा, अब भी समय है। लेकिन आरव जानता था, इस हवेली से कोई भाग नहीं सकता। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, हवेली के आंगन में आग जली हुई थी। आग के पास लकड़ियों का ढेर था और उनके सामने खड़ी थी यक्षिणी। इस बार उसका रूप और भी विकृत था। उसका आधा शरीर जला हुआ था, आधा अब भी सुंदर, लेकिन वह सुंदरता सड़ी हुई लाश जैसी लग रही थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह एक एक लकड़ी को काट रही थी। हर वार के साथ आग भड़क उठती। यक्षिणी ने आरव की ओर देखा और मुस्कुराई। ठंड लग रही है ना? उसकी आवाज में व्यंग्य था। आओ, आग जला लो। आरव के पैरों ने साथ छोड़ दिया। दूसरी शर्त, लकड़ी मत काटना। लेकिन यहां तो लकड़ी पहले से कट रही थी। यक्षिणी जानबूझकर उसे उकसा रही थी। ठंड ने आरव के दिमाग को सुन्न कर दिया था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, सांसें उखड़ने लगी थीं। उसने आग की ओर हाथ बढ़ाया, बस गर्मी पाने के लिए। उसी पल यक्षिणी की हंसी गूंज उठी। बस यही तो चाहती थी। अचानक कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। लकड़ियां अपने आप हवा में उठीं और आरव के सामने आकर रुक गईं। आग और तेज हो गई। आरव ने कांपते हाथों से एक लकड़ी को आग में डाल दिया। उसी पल जमीन हिल गई। हवेली चीख उठी। दूसरी शर्त टूट चुकी थी। आरव के सीने में तेज जलन होने लगी। उसे लगा जैसे कोई आग उसके अंदर जल रही हो। उसकी पीठ झुक गई, मुंह से चीख निकली, लेकिन आवाज दूर तक नहीं गई। यक्षिणी उसके पास आई। उसने आरव के सीने पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अब तुम आधे मेरे हो, उसने कहा। उसके हाथ हटते ही आरव के सीने पर जले हुए निशान उभर आए, जैसे किसी ने भीतर से दाग दिया हो। चारों तरफ आत्माओं की चीखें तेज हो गईं। वे सब अब हवेली की दीवारों से निकलकर आंगन में जमा हो रही थीं। सैकड़ों आत्माएं, सबकी आंखें आरव पर टिकी थीं। यक्षिणी ने आकाश की ओर देखा। आसमान काला हो चुका था। बादल गोल गोल घूम रहे थे। अब आखिरी शर्त बाकी है, उसने कहा। सवाल मत पूछना। उसने आरव के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं कौन हूं? उसकी आवाज कानों में जहर की तरह घुलने लगी। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि यह सब क्यों हो रहा है? आरव के दिमाग में सवाल उमड़ने लगे। वह जानना चाहता था।
हर पल जानना चाहता था। उसके होंठ कांपने लगे। आत्माएं उसके पास आकर फुसफुसाने लगीं। पूछ ले, एक सवाल से क्या होगा? यक्षिणी की आंखें चमक उठीं। यही उसका इंतजार था। आरव के मुंह से आवाज निकलने ही वाली थी, लेकिन उसी पल उसे फिर से अपनी मां की याद आई, गांव के बुजुर्ग की चेतावनी याद आई। उसने दांत भींच लिए। उसने सवाल नहीं पूछा। उसने आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं पूछूंगा, उसने खुद से कहा। यक्षिणी की चीख आसमान फाड़ने वाली थी। नहीं, उसने गुस्से में हवेली की जमीन पर पैर पटका। हवेली का आंगन टूट गया। आत्माएं इधर उधर बिखर गईं। यक्षिणी का रूप पूरी तरह बदल गया। अब वह सुंदर नहीं थी। वह एक भयानक काली आकृति बन चुकी थी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने मेरी आखिरी चाल भी नाकाम कर दी, उसने दहाड़ते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब भी एक डर था। आरव ने आंखें खोलीं। उसने देखा, यक्षिणी के पैरों के नीचे जमीन पर वही झाड़ू, वही लकड़ियां और हवेली का टूटा हुआ फर्श एक साथ चमक रहे थे, जैसे तीनों शर्तें एक जगह बंधी हों। आरव को समझ आ गया, यक्षिणी इन शर्तों से बंधी हुई थी। ये शर्तें ही उसकी ताकत भी थीं और उसकी कमजोरी भी। आरव ने पूरी ताकत लगाकर आग की ओर लुढ़कते हुए एक जली हुई लकड़ी उठाई और उसे झाड़ू पर फेंक दिया। आग भड़क उठी। झाड़ू जलने लगी। उसी पल जमीन कांपने लगी। यक्षिणी चीखने लगी। उसकी चीख में दर्द था, गुस्सा था और हार थी। हवेली ढहने लगी। दीवारें गिरने लगीं। आत्माएं एक एक करके आग में समा गईं और मुक्त हो गईं। यक्षिणी आग के बीच फंस गई। उसका शरीर जलने लगा। वह आरव की ओर देख रही थी। तुम बच गए, लेकिन याद रखना, मेरी तरह और भी हैं। इतना कहकर वह आग में समा गई। एक जोरदार धमाका हुआ। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो सुबह हो चुकी थी। वह जंगल के किनारे पड़ा था। हवेली, आग, यक्षिणी सब गायब थे। सिर्फ राख बची थी। आरव ने अपने हाथ देखे। काले निशान गायब थे, लेकिन उनकी जलन अब भी महसूस हो रही थी। दूर गांव की आवाजें आ रही थीं। वह बच चुका था, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि जब वह उठकर चला तो उसे अपने कानों में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।